Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, सॉरी अकाउंटिंग के टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, फाइनल अकाउंट्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, एवरीथिंग वी वर डिस्कसिंग एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसका मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्म जो है आपकी वो फाइनेंशियली किस तरीके से डील कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है, अपने ऑपरेशंस को कैसे कैरी ऑन कर रही है, whether it is a big or medium or small need finance to carry on its operation and achieve its targets. In fact, it is rightly said that जो फाइनेंसेस हैं इट इज़ द लाइफ, जो ब्लड है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो है फाइनेंसेस जो होते हैं वो ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो टिल 1890 इट वॉज यूज एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की के पार्ट की तरह इसको यूज किया जाता था, बट अब जो है ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन चुका है। सो इन द प्रेजेंट टाइम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस। तो इसके अंदर जितने भी बिजनेस के अंदर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं उनको आजकल यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो एस्टिमेट लगाते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स का, उनके बारे में प्लानिंग्स करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं फंड्स के लिए, किस तरह से फंड्स की कलेक्शन करी जा सकती है और उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में जो एस्टिमेशंस हैं वो लगाई जाती हैं कि कहाँ पे कितना खर्च होना है, कहाँ से कितने फंड्स आने हैं, कौन हमारे स्पॉन्सर्स हैं, कौन हमारे बायर्स हैं, किस तरह से हम इस चीज़ों को मैनेज करेंगे, कितने पैसे आपके रॉ मटेरियल पे खर्च होने वाले हैं, कितने मशीनरी पे, कितने मेंटेनेंस पे, कितने सैलरीज पे, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड under this financial management. So it is constantly on the look out for alternative sources to reduce the cost of funds and thereby affect the सेविंग्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेगुलरली कॉन्स्टेंटली किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कौन से हैं, राइट हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कौन से हैं, किसके थ्रू हम लोग जो है अपने फंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कौन से सोर्सेज के थ्रू हमारी सेविंग्स इंक्रीज हो सकती हैं और जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो सकती है। दिस इज अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने लॉज बनाए हैं फॉर द कवर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सर्विसेज बाय वे ऑफ टैक्सेस के थ्रू सारे सर्विसेज की एक्सपेंडिचर और उनकी मेंटेनेंस जो है उसकी पॉलिसीज बनी हुई हैं। तो सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सारे जो ये सारे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो हैं ये गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं। और इन सबको पे करने के बाद आपके पास जितना अमाउंट बचता है उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो definition is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for the efficient operations। मतलब एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, बिजनेस के अंदर की जाती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल ताकि हम ऑब्टेन कर सकें और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें उन फंड्स को जो नेसेसरी हैं फॉर द एफिशिएंट operation, and it is concerned with the planning, raising, controlling and administrating the funds that are being utilized in the business. सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, सोर्सिंग, यूटिलाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें किस तरह से प्लान करके, उनके सोर्सेज के बारे में डिसाइड करके उन्हें किस तरह से एक्यूरेटली यूटिलाइज करना है कंट्रोलिंग फॉर्म के अंदर, राइट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस हैं डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल
नीड्स। तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या करना होता है, उसने एस्टिमेट लगाना होता है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस का। जैसे कि हमने पहले बात करी कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए सारे फाइनेंशियल के डिसीजंस जो हैं वो लेने, वो फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। देन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फंड्स, अनदर फंक्शन ऑफ जो फाइनेंस मैनेजर है, इज टू अक्वायर द फंड्स। सोर्सेज ऑफ द फंड्स में बी शेयर्स, वेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स को कलेक्ट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ से हमें फंड्स मिल सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स कहाँ से मिल सकते हैं। शेयर से मिल सकते हैं, डिवेंचर्स से मिल सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। इन एवरी सोर्सेज आर अवेलेबल, देन वी हैव टू डिसाइड, एंड दे हैव टू डिसाइड कि कौन सा अप्रोप्रिएट सोर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू उन्हें अपने फंड्स को एक्यूलाइज करना है। राइट, देन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। अब इन्वेस्टमेंट जो है फंड्स की, जितने पैसे हैं तो हम सिर्फ लेते तो नहीं रहेंगे, उनको यूटिलाइज भी करना है, एंड देन आफ्टर उनको इन्वेस्ट करके उसको और ज़्यादा इंक्रीज भी करना है। राइट, तो उनको फंड्स को बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, उनको यूज़ कैसे किया जा सकता है जहाँ से हमें हाईएस्ट रिटर्न्स मिलें। तो ऑब्वियसली वो वाले चैनल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके थ्रू हायर रिटर्न्स जो हैं वो मिल रहे हैं। राइट, सो टेक्निक्स जो होती हैं ऑफ कैपिटल बजटिंग, दे आर यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो है उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर आ गए फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स में आप लोगों को क्लियर हुआ कि कहाँ कहाँ पे जो फंड्स आपने ले लिए उनको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है, क्या उससे आपने मेंटेनेंस करनी है अपने मशीन्स की, क्या रॉ मटेरियल खरीदना है, क्या मशीनरीज परचेज करनी है, क्या लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, वेजेस देने हैं, कहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट लगनी है, कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर करोगे, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने में करोगे, तो उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होगा और उतने से ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। राइट, तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स मींस फंड्स के लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से फंड्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद उन फंड्स को इफेक्टिवली यूज कहाँ पे, किस जगह पे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट उसको करना चाहिए, क्या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देन राइट, देन नेक्स्ट जो फंक्शन आ गया मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन आ गया हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस करना, कि एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि उसको पता होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है फर्म की। सो फंड्स के कैश फ्लो के हिसाब से, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, ये सारी टर्म्स जो हैं वो टर्न बाय टर्न, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को प्रिपेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल एनालिसिस होते रहें। और इसके लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स को भी यूज़ किया जा सकता है विच आर लेस टाइम कंज्यूमर, उनके अंदर जो पुराना डेटा है वो भी ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, तो उसके साथ कंपैरिजन भी बड़ा ईजी हो सकता है। देन आफ्टर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका काम है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मैनेजर की, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। हर एक फर्म की जो बेसिक प्रायोरिटी, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। राइट, तो प्रॉफिट की प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो हैं, ये कुछ टूल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है प्रॉफिट प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए। देन मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब है जो डे टू डे जो सामान बन रहा है उसके लिए डे टू डे जो चीज़ें चाहिए, जो यूज़ हो रही हैं, जिसके लिए कैश चाहिए, तो कैश जो है वो इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फॉर मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। वो चीज़ जो है वो बनी रहनी चाहिए डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हर एक फर्म के पास कुछ liquidity means in hand some cash should be available, right? It is required to purchase the raw materials, the payment of the workers, for meeting other expensive on recurring basis, right? तो liquidity means आपके हाथ में कौन सी ऐसी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे आपके पास होनी चाहिए इन some format. Cash can be a basic source of liquidity, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अगर आपके पास हों तो उन्हें आप
रेगुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी पर्सनल भी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कैश इज़ द बेसिक सोर्स फॉर मेंटेनिंग द लिक्विडिटी, कि आपके हाथ में क्या चीज़ है। तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि घर से सोना लेके आओगे, उसको बेचोगे जाकर, उसके बाद अपना सामान लेकर आओगे। नो, दिस इज नॉट थिंग, दैट इज नॉट लिक्विड अमाउंट, लाइक लिक्विड चीज़ नहीं है। लिक्विड इज कैश, राइट? ये आपके बैंक में कोई अमाउंट पड़ा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ लिक्विड अमाउंट, राइट? तो बेसिक सोर्स लेकर उसका कैश है। देन इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब मेंटेनिंग लिक्विडिटी का काम भी किसका है? फाइनेंशियल मैनेजर का। सिमिलरली जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, सीपीवी एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं इसको। इट इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो इट इज द फैक्टर्स इन एनालिसिस जो इंटर रिलेटेड हैं, दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है, और कॉस्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। सो दीज ऑल द थ्री थिंग्स, सी, पी एंड वी, दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसको सीपीवी एनालिसिस बोल देते हैं। ये भी काम जो है एनालिसिस करने का सारा फाइनेंशियल मैनेजर का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ आती है कि जो प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, और उसके अगेंस्ट कितना कॉस्ट जो था वो पे किया गया था। तो सारे एनालिसिस जो करना है, दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर। देन लास्ट फंक्शन इज द इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, दैट डिवाइसेस लाइक कॉस्ट कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस, दे आर ऑल असेंशियल फॉर एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उस फाइनेंशियल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना, उसको इवेल्युएट करना, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना इन वेरियस एरियाज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फाइनेंशियल कंट्रोल। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करनी है, क्या जरूरत है इसकी, why it is needed, right? So it is the duty of the management to clarify the objectives of the business so that departmental objectives could be determined accordingly. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न किसके साथ है? प्रोक्योरमेंट के साथ और यूज ऑफ द फंड्स के साथ। तो इसका मेन एम क्या है? इट इज टू यूज द बिजनेस फंड्स इन सच अ वे दैट फर्म्स वैल्यू और अर्निंग्स आर मैक्सिमाइज्ड। ऑब्वियसली कि बिजनेस फंड्स को इस तरीके से यूज करना कि जो हमारी फर्म की वैल्यू भी, उसका भी लेवल बढ़े और उसकी अर्निंग्स भी मैक्सिमाइज हो। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो क्या है बिजनेस का? इट इज टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स वैल्यू, स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड इफेक्ट द जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट? तो दो तरह के, मतलब जो मेन इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनर की वेल्थ, यानी कि उसका पैसा बढ़े, शेयर होल्डर्स जो आपकी कंपनी में जिसने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आपकी कंपनी के खरीदे। अगर उसमें ग्रोथ हो रही होगी तो ऑब्वियसली एवरीवन विल इन्वेस्ट एंड इफेक्ट द जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको मैक्सिमाइज करने के लिए, इन सबको बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो की जाती है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज ऑल दीज थिंग्स। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है? इट इज विद द हेल्प ऑफ टू टेक्निक्स, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? कि जो भी बिजनेस काम कर रहा है वो प्रॉफिट में होना चाहिए, कवर इट्स कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करके उसके बाद इट शुड गेट अ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग अ प्रॉफिट। अगर आपने 10 रुपए की चीज ली, 10 की बेच दी, नो वैल्यू, तो आपका बेनिफिट खत्म हो गया वहां पे। आप 10 की लेके अगर 12 की भी बेच रहे हो, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इनफ, राइट? तो प्रॉफिट क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो प्रॉफिट्स एनेबल अ बिजनेस टू फेस risks like fall in prices, competition, government policies, it works, market condition, जैसे आजकल के टाइम पे चल रही हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं या लॉस में चल रहे हैं। सो दिस इज अ मेयर। प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब है कि एक बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके अंदर रिस्क रहता है हमेशा। प्राइजेस गिर सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं अगर वो चेंज हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स में आ सकती है मार्केट, राइट? एंड देन एडवर्स मार्केट कंडीशंस की वजह से। थस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
profit maximization. सबसे पहले profit जो है वो बढ़ना चाहिए. Then after is the wealth maximization. Obviously another appropriate जो है एक ऑब्जेक्टिव है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं आपकी कंपनी के, उनकी वेल्थ जो है वो रेट ऑफ द डिविडेंड पे डिपेंड करती है. तो जितना डिविडेंड का रेट ज्यादा होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो उतनी ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी. तो while pursuing the objective of wealth maximization, every financial decision should be based on the cost benefit analysis. So if the benefit is more than the cost, then the decision will help in maximizing the wealth. Otherwise अगर cost ज्यादा है benefit से, तो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ नहीं पॉसिबल हो पाएगा, राइट? तो एक और टर्म है जिसका नाम है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो एक और टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसका सिर्फ हम बेसिक डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज ऑल इन योर सिलेबस, दैट्स इट, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है. तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ऑफ अ फर्म. एक फर्म का इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटिंग, राइट? तो इसके अंदर क्या चीज होती है? द बेनिफिट्स ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सीडिंग 1 ईयर. तो कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि जो परमानेंट एसेट्स हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होना है उसके लिए जो बजट बनाया जा रहा है, दैट इज बेसिकली द कैपिटल बजटिंग. और उसका जो रिवर्ट है, जो रिप्लाई है, जो आपको मिलेगा, जो आप रिसीव करोगे, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें उससे रिसीव करोगे, वो इमीडिएटली नहीं रिसीव होंगे. कैपिटल बजटिंग में आपने जितना इन्वेस्ट किया है उस पे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, दैट विल बी आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर. अगर कोई छोटी सी स्टेशनरी शॉप भी ओपन करता है तो उसके लिए उसको लैंड लेना पड़ेगा. अगर लैंड है उसके पास, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. अगर बिल्डिंग है उसके पास, तो उसके अंदर उसको उस सामान को सेटअप करने के लिए अपनी शॉप का उसको शेप देना पड़ेगा, उसके अंदर ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, एंड एवरीथिंग दैट दे हैव टू डू, राइट? उसके बाद उसमें स्टॉक रखना पड़ेगा. तो ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो हैं, तो जो उसके परमानेंट एसेट्स हैं, दे आर अंडर द कैपिटल बजटिंग. और वो किसी भी तरीके से ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो वर्क नहीं करेगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट कर दिया, तो आज ही आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे. नो, दिस विल नॉट हैपन. इट विल टेक 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉस्ट ऑफ परमानेंट एसेट्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल ली, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ठीक है. देन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द permanent assets. So capital budgeting जो है, it involves the planning and control of the capital expenditure, investment decisions, capital expenditure decisions, and planning the capital expenditure. So this is a long term planning for making the making and financing the proposed capital outlays. Yeah, planning development of available capital for the purpose of maximizing the long time profitability of the concern. This is called as the capital budgeting, right? So this was all about today, about the financial management, about its functions, about its objectives, and the capital budgeting. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them later on. Till then, take care and bye-bye.